नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कंपाइलेशन में स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा और आज हम 5वीं कक्षा का 12वां अध्याय जिसका नाम है गुरु और चेला, जो कि एक कविता है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और फिर इसकी व्याख्या समझेंगे। फिर इसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। गुरु एक था और एक चेला, चले घूमने पास में था न थैला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीशा गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। तो इसमें एक बार एक गुरु और चेला दोनों घूमने निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके पास रुपए और पैसे नहीं होते। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक नगर मिला, जिसकी सड़कें चमक रही थी और रास्ते भी साफ सुथरे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक दूध बेचने वाली ग्वालिन मिली, जिसने अपने सर पर गगरी रखी हुई थी। उन दोनों को देखकर वह तेज तेज चलने लगी। तब गुरुजी ने उसे कहा कि हे ग्वालिन, तेज ना भाग, यह तो बता कि यह कौन सा नगर है, यहाँ का राजा कौन है, जिसके नाम का यहाँ यश फैला हुआ है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनपूछ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरुजी ने जब ग्वालिन से इस नगरी और यहाँ के राजा के बारे में पूछा, तो ग्वालिन ने उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, भले ही आप यहाँ आज आए हैं, लेकिन यह तो एक अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल ही मूर्ख यानी कि बुद्धू है। यहाँ सभी वस्तुएं, चाहे वह सब्जी हो या अनाज, 1 रुपए किलो मिलती है। यह सुनते ही गुरुजी ने निश्चय कर लिया कि वे यहाँ नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें मुसीबत मोल लेनी नहीं है और ना ही अपनी जान देनी है। जिस नगरी का राजा है मूर्ख, उस अंधेर नगरी में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनका दिल यहाँ रहने को नहीं मानता। गुरु ने कहा, किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए, रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा। थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। गुरुजी ने चेले को भी अपने साथ उस नगरी से वापस लौट जाने के लिए कहा, पर चेला नहीं माना। गुरुजी विवश होकर अकेले ही वापस लौट पड़े, लेकिन चेला वहीं पर रह गया। वह यह सोच रहा था कि वह यहाँ पर रहकर खूब मोटा हो जाएगा। यह सोचकर चेला बाजार घूमने चल दिया। उसने वहां बहुत भीड़ देखी। उसने वहां देखा कि हर वस्तु हल्दी जीरा ककड़ी खीरा और रबड़ी 1 रुपए किलो मिल रही है। चेले ने बहुत दिनों तक रबड़ी और मलाई खूब खाई। उस अंधेर नगरी का राजा बिल्कुल ही मूर्ख था। आगे क्या हुआ, उसका ताजा हाल यह है। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरिराज जी की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झटपट संतरी झटपट कर बुलाया, गिरी को यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य।
यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी। यह ना मोटी घनी थी। तो इस संदेह नगरी में बरसात के मौसम में खूब पानी बरसता था और बिजली चमकती थी। उस नगरी में बादल गरजते भी थे और बरसते भी थे। भारी बरसात के कारण उस अंधेर नगरी के राज्य की एक भारी दीवार गिर गई। तभी राजा शीघ्र ही वहां अपनी सवारी के साथ पहुंच जाते हैं। उन्होंने जल्दी से सिपाही को बुलवाया और उसे डांटकर पूछा कि यह दीवार कैसे गिरी और इसे किसने गिराया। सिपाही ने अपनी जान बचाते हुए कहा कि महाराज, इस दीवार के गिरने में मेरी कोई खता नहीं है और ना ही मैंने इसे बनाया है। इसमें मेरी कोई भूल नहीं है। यह दीवार तो पहले से ही कमजोर बनी थी। यह मजबूत और मोटी नहीं थी, इसी कारण यह गिर पड़ी। खता कारीगर के महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट पर वहां पर बिठाया गया। कारीगर झट वहां पर कहा, राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। यह भिष्टी की गलती है, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने, जल्द से जल्द भिष्टी को बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी पर चढ़ाओ। महाराज, इस दीवार के गिरने में मेरी कोई भूल नहीं है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और यह ना मेरा काम है। तब राजा ने उसी समय कारीगर को वहां बुलाया और बैठने को कहा। फिर राजा ने आदेश दिया कि इस कारीगर को इस गलती के लिए मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन कारीगर ने बिना देरी किए कहा, महाराज इसमें मेरी कोई भूल नहीं है, यह गलती तो भिष्टी की है, जिसने गारा ज्यादा गीला कर दिया, यह तो भिष्टी की ही गलती है। तब राजा ने भिष्टी को जल्दी से बुलाने को कहा, साथ ही यह आदेश भी दिया कि उसे फांसी पर चढ़ा दो। चला आया भिष्टी, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ ना मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, यह गलती ना मेरी, यह गलती वीरानी। भिष्टी बिना देरी किए हुए राजा के सामने उपस्थित हो जाता है और बोलता है कि यह उसकी गलती नहीं है, यह तो मशक बनाने वाले की गलती है, जिसने इतना बड़ा मशक बनाया जिसके कारण उसमें ज्यादा पानी भर जाता है। तब राजा ने मशक वाले को बुलाया तो फौरन वह हाजिर हो गया। मशक बनाने वाला बोला कि यह तो उसकी गलती नहीं है, यह मंत्री की गलती है कि जिन्होंने मुझे मशक बनाने के लिए बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया। मैंने उसमें से थोड़ा भी चमड़ा नहीं चुराया और बड़ा मशक ही बना दिया। इसी कारण वह मशक बड़ी बनी और उसमें ज्यादा पानी भरने लगा। यह गलती मेरी नहीं है, बल्कि यह गलती तो किसी और की ही है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। राजा ने कहा कि अगर यह मंत्री की गलती है तो मंत्री को बुलाकर फौरन फांसी पर चढ़ा दो। महाराज की आज्ञा सुनकर जल्लाद तुरंत मंत्री को फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर चल दिया। मगर मंत्री शारीरिक रूप से इतना कमजोर था कि उसके गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आया। तब राजा ने आदेश दिया कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसे इसी क्षण पकड़कर फांसी दे दो।
चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला आता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला चेला, कहा आज न्योता चखूंगा अकेला। मगर आके पहुंचता तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। राजा के आदेश पर सिपाही किसी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। उन्होंने मोटी गर्दन वाले चेले को देखा जो जल्दी जल्दी हलवा खा रहा था। उन्होंने उसे कहा कि महाराज ने आपको फौरन बुलाया है, इसीलिए आप जल्दी चलें। यह सुनकर चेला मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वह सोचने लगा कि आज राजा के निमंत्रण भेजा है, जी भर कर भोजन खाऊंगा। परंतु जब वह राजा के यहाँ पहुंचा तो उसने वहां कुछ और ही देखा। वहां का वातावरण देखा, क्योंकि वहां तो अजब सा मेला लगा हुआ था। यह मोटी गर्दन है, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। जब चेले को राजा के सामने लाया गया तो राजा के सामने कहा उसकी गर्दन काफी मोटी है, इसको फांसी पर चढ़ा दो। तब चेले ने महाराज से अपना कसूर पूछा, लेकिन राजा ने उसे डांटते हुए कहा कि चुप हो जाओ और व्यर्थ ना बोलो। मगर चेला भी चालाक था, वह मूर्ख नहीं था। वह समझ गया कि यहाँ कुछ और ही झमेला है। उसने भी वहां पर बहुत बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। उसने कहा कि फांसी पर चढ़ाने से पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ, उसके बाद ही मुझे फांसी पर चढ़ाना। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। चेले की प्रार्थना पर गुरु जी को जल्दी से बुलाया गया। गुरु जी को वहीं पर लाया गया जहां पर चेला खड़ा होकर रो रहा था। तब गुरु जी ने चेले को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ बोला। फिर गुरु और चेला दोनों आपस में झगड़ने लगे, दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। गुरु जी कहने लगे कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, और चेला कहता है कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। हटाई न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुड़ाई न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी पर मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। गुरु और चेला दोनों आपस में लड़ने लगे और दोनों हटाने पर भी नहीं हट रहे थे और एक दूसरे को छोड़ भी नहीं रहे थे। तब राजा ने आगे बढ़कर उनसे लड़ने का कारण पूछा। गुरुजी ने राजा को कहा कि यह तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, जो इस मुहूर्त पर इस फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा और वह सारे संसार पर राज करेगा। कहा राजा ने बात सच कर गई, गुरु का कथन झूठ होता ही नहीं। कहा राजा ने फांसी पर चढ़ूंगा मैं, इसी दम फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। चढ़ा फांसी पर राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। जब गुरु जी ने कहा कि जो इस मुहूर्त पर फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यह बात सुनकर राजा फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका मानना था कि गुरु की बात कभी झूठ नहीं होती। गुरु की बात को सत्य मानकर राजा फांसी पर चढ़ गया, जिस कारण खूब बाजे बजे। मूर्ख राजा की मरने से प्रजा भी बहुत खुश हो गई। घर घर में बधाई दी जाने लगी, क्योंकि वह अंधेर नगरी थी और वहां का राजा बिल्कुल ही मूर्ख था। तो ये हमारी कविता थी
जिसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। और अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। तो इसके अभ्यास के प्रश्न हैं, जिसका पहला भाग है टके की बात। अब हम इसका पहला प्रश्न करते हैं, तो ध्यान से सुनना। इसका पहला प्रश्न है, टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। इसका उत्तर है, आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो इससे सभी ग्राहकों को तो लाभ होगा, लेकिन दुकानदारों और विक्रेताओं को बहुत ही नुकसान होगा। तो अब इसका दूसरा प्रश्न है, भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखी देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। तो इसका उत्तर है, देश यानी कि सऊदी अरब की मुद्राएं हैं दिनार, जापान की येन और फ्रांस की यूरो, इटली की भी यूरो और इंग्लैंड की पौंड। तो अब इसका अगला भाग है कविता की कहानी। अब इसका पहला प्रश्न है, इसी कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो हम इसे अपने ख्याल में लिख सकते हैं। तो मैं अभी अपने ख्यालों में बता रही हूँ, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस कहानी को हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि एक बार गुरु और चेला घूमते घूमते एक नगरी में पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वह एक अंधेर नगरी है, जहां का राजा बिल्कुल ही मूर्ख यानी कि बेवकूफ है। यहाँ हर चीज 1 रुपए किलो मिलती है, चाहे वो सब्जी हो या अनाज। यह सुनकर गुरु तो उस नगरी को छोड़ के वापस लौट गए, पर चेला जाने को तैयार ही नहीं था। वह वहीं रहकर खाने पीने का मजा उठाना चाहता था। लेकिन एक दिन नगर की दीवार गिर जाती है और राजा आदेश देता है, इसके दोषी को पकड़कर लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। सबसे पहले संतरी को बुलाया जाता है। वह अपने आप को बचाते हुए इसका दोष कारीगर पर लगाता है। कारीगर भिश्ती पर और भिश्ती मशक वाले पर, मशक वाला मंत्री पर दोष लगाता है। अंत में राजा मंत्री को फांसी देने का आदेश देता है, पर मंत्री की गर्दन इतनी पतली है कि वो फांसी के फंदे में ही नहीं आ रही थी। इसीलिए राजा ने आदेश दिया कि किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दो। तो उसके सिपाही चेले को पकड़कर उनके दरबार में लाते हैं। चेला उसी नगरी में रबड़ी मलाई खाकर बहुत ही मोटा हो गया था। संतरी राजा के आदेश पर चेले को पकड़कर ले आए। तब चेले ने अपनी जान बचाने के लिए अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी ने आकर अपनी सूझबूझ से चेले को फांसी पर चढ़ने से बचा लिया और राजा ने अपनी मूर्खता यानी कि बेवकूफी हरकतों के कारण फांसी पर अपनी जान गंवा दी। मूर्ख राजा की मृत्यु से सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। तो अब इसका दूसरा प्रश्न है, क्या तुमने कोई ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो ये प्रश्न बच्चों आप सभी खुद अपनी क्लास में कर सकते हैं। तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, तीसरा। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है, मतलब तीसरा प्रश्न है, कविता को ध्यान में पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, सड़कों का, अंधेर नगरी की सड़कें चमाचम थी। और दूसरा, अंधेर नगरी के बाजार में बहुत ही भीड़ थी। और इसका तीसरा यानी कि ग पाठ लिख सकते हैं हम, अंधेर नगरी के राजा का राजकाज बिना नियम कानून के चलता था। तो इसका चौथा प्रश्न है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? आप अपने उत्तर में भी बताओ।
तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, क्योंकि ऐसे देश में ना तो कोई कानूनी व्यवस्था थी, ना ही राजकाज की कोई सुव्यवस्था थी। यहाँ का राजा बिल्कुल ही मूर्ख था और किसी की भी गलती की सजा किसी को भी दे दी जाती थी। अब इसके अगले भाग का नाम है कविता की बात, जिसका पहला प्रश्न है प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। जिसका पहला भाग है अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई। इसका उत्तर है क्योंकि उस राजा के शासन काल में कोई सुव्यवस्था नहीं थी, कोई राज्य व्यवस्था भी नहीं थी, किसी के भी दोष की सजा किसी को भी दे दी जाती थी। इसका दूसरा भाग है जिसका प्रश्न है यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया, आपस में चर्चा करो। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं यह कहानी उस समय की है जब राजा ही सबसे बड़ा होता था और कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता था। अब इसका दूसरा प्रश्न है गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। जिसका पहला प्रश्न है गुरु ने क्या बात कही थी। इसका उत्तर है गुरु ने कहा कि जो इस मुहूर्त पर फांसी चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यह शुभ मुहूर्त है। इसका दूसरा क्वेश्चन है राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया, तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी। इसका उत्तर है नहीं, यह बात सच नहीं थी, वह तो गुरुजी ने अपने चेले की जान बचाने के लिए कही थी। इसका तीसरा प्रश्न है गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत, आपस में चर्चा करो। तो इसका जवाब है गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने एक निर्दोष को फांसी चढ़ने से बचाया था। तब इसका अगला भाग है अलग तरह से। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। तो हम इसे लिख सकते हैं कि थी बिजली और उसकी थी सहेली बदली, गरजती थी बदली, चमकती थी बिजली, बरसता था पानी, दमकती थी बदली, थी काली घटाएं, धमकती थी बिजली। अब इसका ही अगला भाग है क्या होता यदि। तो जिसका पहला प्रश्न है मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। इसका जवाब है यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अब इसका दूसरा प्रश्न है राजा गुरुजी की बातों में ना आता। इसका दूसरा प्रश्न है यदि राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो राजा खुद को फांसी ना लगवाता बल्कि चेले को फांसी पर चढ़ाता। तो अब इसी का ही तीसरा प्रश्न है अगर संतरी कहता कि दीवार इसीलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलवाते, आगे क्या होता। तो इसका उत्तर है अगर संतरी कहता कि दीवार इसीलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज कारीगर बुलाते और उसे फांसी की सजा देने की आज्ञा सुनाते। तो अब इसका अगला भाग है शब्दों की छानबीन। जिसका पहला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। तो इसका पहला भाग है ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में। तो आजकल हम क्षण को क्षण लिखते हैं। तो इसका दूसरे भाग है गुरु ने कहा तेज ग्वाली न भगरी। तो आजकल भग को भाग कहते हैं। ग यानी कि इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी तो घनी को हम गहरी कहते हैं। तो इसका ही चौथा भाग है यह गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी। बिरानी को हम कोई अन्य भी लिख सकते हैं। और पांचवा है ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी।
तो मुहूर्त को आजकल हम मुहूर्त पे लिखते हैं। तो इसी का ही दूसरा प्रश्न है, चमाचम थी सड़कें। इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में यह शब्द भरो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट और चटपट। आंधी के कारण पेड़ से डैश फल गिर रहे हैं, तो इससे हम पटापट लिख सकते हैं। दूसरा, हंसा अपना सारा काम डैश कर लेती है, फटाफट। आज रहमान ने डैश सफेद कुर्ता पजामा पहना है, चकाचक। उस भुक्कड़ ने डैश सारे लड्डू खा डाले, चटपट। और सारे बर्तन धुलकर डैश हो गए, झकाझक। तो हमारा ये पाठ इधर ही खत्म होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे और नए वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।